हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के सेशन में हम करने वाले हैं 6th चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अपने प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर का कर लिया था क्विक रिवीजन और फिर इससे रिलेटेड किए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप क्विक रिवीजन को नहीं समझेंगे, उस एक्सप्लेनेशन को नहीं समझेंगे, तो थोड़ी सी मुश्किल आपको जा सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जरूर उसको समझना है, देखना है और उसके बाद क्वेश्चंस पर मूव ऑन करना है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज आपके लिए यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स, अदर फेमस राइटर्स की बुक्स और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड और एनटीएससी, इन सब के लिए जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कुछ चैप्टर्स की वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है और आप अपनी पढ़ाई क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ आराम से कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आज हमारे लिए क्या है। So here is the first question. First question says, while eating peach or pear, it is usually seen that some stone-like structures get entangled in the teeth. What are these stone-like structures called? इनका कहना है कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, पीच का या पियर का जिसको बोलते हैं, तो वो खाते वक्त कभी-कभी हमारे टूथ में कोई छोटा-छोटा कण उसका या फिर कुछ स्टोन जैसा मटेरियल फंस जाता है। ठीक है, तो वो स्टोन जैसा मटेरियल उस फ्रूट में से जो निकला है वो क्या है और वो किस चीज का बना है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम ऐसा कुछ खा रहे हैं और वो आपके टूथ में स्टक हो गया है, तो जरूरी हमेशा नहीं है कि वो स्टोन ही हो। अगर आप इसके अलावा कुछ और खा रहे हैं और आपके टूथ में वो स्टक हो जाता है, सो यू मे बी हैविंग कैरीज, जिसकी वजह से वो स्टक हुआ है। सो यू नीड टू गेट इट चेक्ड। क्लियर? अब अगर हम ये पर्टिकुलर फ्रूट खाते हैं और फिर भी हमारे टूथ में कोई ऐसा कंकड़ जैसा, पत्थर जैसा कुछ फंस जाता है इस फ्रूट से निकल के, तो वो क्या है? वो बेसिकली एक स्क्लेरीड, जो हमने सेल्स पढ़े हैं ना टिश्यू पढ़ने से पहले इसी चैप्टर में, वो होते हैं स्क्लेरीड्स, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इस फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। वो स्क्लेरीड्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहां पर प्रेजेंट हैं और वो स्टोनी हार्ड होते हैं, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं उनको। ठीक, तो वो हमारे टूथ में कभी कभी फंस जाता है। तो ये मत समझना कि कुछ कंकर है या पत्थर है या कोई स्टोन है, लेकिन इट इज अ स्टोन लाइक हार्ड स्ट्रॉन्ग सेल जो क्या है? स्क्लेरीड। तो इसको ब्रेकी स्क्लेरीड्स भी बोलते हैं। See the answer. The structures that get entangled in the teeth while eating fruits like peach and pear are actually stone cells. Basically वो क्या है? Stone cells हैं, ये मैंने भी आपको बताया। और ये जो stone cells हैं ये किसके बने हुए हैं? ये स्क्लेरीड्स के बने हुए हैं, जिनको बोला जाता है ब्रैकी स्क्लेरीड्स। ब्रैकी स्क्लेरीड्स। और ये ब्रैकी स्क्लेरीड्स जो प्रेजेंट है इस फ्रूट में, वो प्रेजेंट है फॉर दी मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, आंसर देखो। Structures that get entangled in the teeth while eating fruit like peach and pear are actually the stone cells or brachysclerid which are unbranched, जिनकी ब्रांच नहीं है, सिंगल है, शॉर्ट है साइज में, आइसोडायमेट्रिक यानी हर तरफ से एक जैसा साइज है, डायमीटर एक जैसा है, टाइप ऑफ स्क्लेरीड्स। ठीक, स्क्लेरीड्स है। दी स्टोन सेल्स यूजुअली अकर इन ग्रुप। तो हो सकता है कि ये स्टोन सेल्स हमें कभी कभी ग्रुप में हो, ज्यादातर ग्रुप में देखने को मिलते हैं, एंड प्रोवाइड ग्रिट एंड स्टोन लाइक हार्डनेस दैट गेट इंटैंगल्ड इन द स्पेस बिटवीन टीथ। जो क्या है? हार्डनेस के लिए है, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। और यही वो है, यही वो सेल, वो पीस है, वो टिश्यू है जो आपके टूथ के बीच में फंस जाता है। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? Question number 2 says, what is the commercial source of cork? How is it formed in the plant? कॉर्क जो है वो प्लांट में कैसे बनता है और उसका कमर्शियल यूज क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस दौरान प्राइमरी जाइलम पिथ के पास बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में थोड़ा सा क्या हो जाता है,
सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, पर पूरी तरीके से नहीं होता, वहां पर रहता है, ठीक है। सेंटर में प्राइमरी जाइलम, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाहर वो कैम्बियल रिंग जो बनी थी, कैम्बियल रिंग के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम के बाहर हमको क्या मिलेगी, हमारी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाहर सारी लेयर्स होंगी, जैसे कि एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस। और ये जो है, ये जो लेयर डर्मिस की है, ये लेयर भी कभी कभी स्ट्रेच हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि सेंटर में प्राइमरी जाइलम, ठीक, प्राइमरी जाइलम के बाहर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाहर कौन सी लेयर है, वो लेयर मैं पर्पल से बना देती हूं। सेकेंडरी जाइलम के बाहर एक लेयर है, जो लेयर है हमारी वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम, और ये जो हमारी ब्लू वाली वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग है, जो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर सेल्स से बनी है ना। तो वैस्कुलर कैम्बियम है, ये कैम्बियम बना रही है बाहर की अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक। और क्योंकि ये डिपोजिशन कराती जा रही है, कराती जा रही है, कराती जा रही है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, अंदर देखो प्राइमरी जाइलम तो ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, नए सेल्स अंदर भी बन रहे हैं, बाहर भी बन रहे हैं, तो जब अंदर आप मूव नहीं कर सकते हो तो बाहर ही मूव करना पड़ेगा। जैसे ये बाहर मूव करेगी तो इसकी एपिडर्मिस ब्रेक हो जाएगी, एपिडर्मिस स्ट्रेच हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। और जब एपिडर्मिस ब्रेक होती है, ठीक, तो वो कैसी दिखती है, ये आउटर एपिडर्मिस जो ब्रेक हो गई, ब्रेक दिख रहा है, ये एक ब्रेक है, ये एक ब्रेक है, ये एक ब्रेक है, मतलब इसका जॉइंट जो था वो टूट गया है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर नई लेयर आएगी, और वो नई लेयर कैसे आएगी, वो नई लेयर जो है वो कहलाती है, पहली चीज पेरिडर्म। क्या कहलाती है, पेरिडर्म। और आती कैसे है, बीच में उसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कुछ लेयर्स होती है, और उस मेरिस्टेमेटिक लेयर की सेल को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जो ऊपर की तरफ कॉर्क के सेल्स बनाती है, ऊपर की तरफ कॉर्क के सेल्स बनाती है, और नीचे की तरफ भी एक लेयर ऑफ सेल्स बनाती है जो कहलाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो बीच की लेयर है, इसने कॉर्क बनाया है। कॉर्क नेचर में कैसा था, डेड था। ये तीनों लेयर मिलजुल के क्या कहलाती हैं, ये जो पहली वाली लेयर है ये कहलाती है फेलम, दूसरी लेयर कहलाती है फेलोजेन, तीसरी लेयर कहलाती है फेलोडर्म, और ये तीनों मिलकर के बनाती हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कॉर्क कैसे बना, तो कॉर्क फेलोजेन से बना है। कब बना था, जब हमारा जो एपिडर्मिस था वो ब्रेक हो गया, तो वहां पर उसको सील ऑफ करने के लिए उस रास्ते से, अब वो खुली हुई जगह थी, तो वहां से तो कोई भी इंफेक्शन अंदर आ सकता था, तो उसको हमें सील ऑफ करना पड़ेगा। सील ऑफ करने के लिए ये जो हमारी कॉर्क कैम्बियम थी, इसने फेलोजेन ने ऊपर नए सेल्स बना दिए जो कि डेड थे, तो डेड सेल ने कवर कर दिया, तो वो क्या बन गया, कॉर्क बन गया। तो कॉर्क किससे बना, फेलोजेन से। नीचे फेलोजेन ने क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर की तरफ। अब देखो हमसे पूछा गया कमर्शियल सोर्स ऑफ क्या है, कहां से मिलेगा कमर्शियल यूज होने वाला कॉर्क। दूसरा पूछा है कि कॉर्क कैसे बनता है, कॉर्क कैसे बनता है। कमर्शियल यूज सबसे ज्यादा होता है कॉर्क का, कहां पर, जो ओक से हमको मिलता है, ओक ट्री से, ओक प्लांट से जो हमको मिलता है, वो वाला कॉर्क सबसे ज्यादा यूज होता है। बोटैनिकली उसका नाम होता है कर्कस स्यूबर, कर्कस स्यूबर। Now see the answer. Commercial source of cork is oak. Botanical नाम क्या है, Quercus suber. As the stem continues to increase in girth due to activity of vascular cambium. Blue वाली vascular cambium बताई थी, जो अंदर बाहर सेल्स बना रही थी, ये नहीं, इससे पहले शुरू में वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रही हूं। अंदर बाहर सेल बना रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, डायमीटर बढ़ रहा था, गिर्थ बढ़ रहा था। सेकेंडरी ग्रोथ तो करती ही ये है, और वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ, तो हमारा गिर्थ जो था वो बढ़ता जा रहा था। उससे क्या हुआ, आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मिस लेयर गेट्स ब्रोकन, बाहर की लेयर टूट गई, एंड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। अब उसको जरूरत है कि नया प्रोटेक्टिव सेल लेयर आए वहां पर,
नए सेल्स की लेयर आए जो प्रोटेक्शन करे। सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क केम्बियम और फेलोजन डेवलप्स। तो क्या होता है कि ये जो कॉर्क केम्बियम है, कॉर्क केम्बियम या फिर जिसे हम कहते हैं फेलोजन, ये डेवलप हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर क्या लिखा है, यूजुअली इन दी कॉर्टेक्स रीजन। कहां पर होती है, कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन कौन सा होता है, आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद होता है कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स की लेयर में ही बनता है फेलोजन। फेलोजन क्या करता है, फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2 लेयर बनाई है, ऐसे 2-3 लेयर होती हैं तो थिक होता है। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल। कैसा बना होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, पतली वॉल वाले छोटे छोटे रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। और क्यों होते हैं ऐसे, दिखते क्यों हैं ऐसे, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना होता है तो छोटे होते हैं, ठीक है। फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स। फेलोजन दोनों साइड सेल्स कट ऑफ कर रही है, देखो ऊपर भी सेल्स बना रही है, नीचे भी सेल्स बना रही है। द आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम। तो ऊपर की तरफ जो सेल्स थे वो बन जाते हैं कॉर्क या फिर जिसे हम कहते हैं फेलम, ठीक। तो ये फेलम बन गया, यानी कि कॉर्क। और कौन सा कॉर्क सबसे ज्यादा यूज होगा कमर्शियल पर्पज से, पैसा कमाने के लिए, ओक से मिलने वाला कॉर्क, ठीक है। कॉर्क क्या है, डायमीटर जब बढ़ता है तो पेरिडर्म फॉर्म होती है और वही हमारा कॉर्क बनाती है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिलो इज द लिस्ट ऑफ प्लांट फाइबर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दीज आर ऑब्टेन्ड। नीचे दी गई एक लिस्ट है प्लांट के फाइबर्स की, बट प्लांट में कौन से पार्ट से हमें ये फाइबर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉयर की। कॉयर जो है वो कहां से मिलता है हमें, कोकोनट हस्क से। वो जो नारियल होता है, नारियल की वो जो जटा होती है ब्राउन कलर की, उससे हमको मिलता है कॉयर। और कॉयर भी कहां से मिला हमें, उसके मीजोकार्प के पोर्शन से, वो उसका मीजोकार्प का पोर्शन है कोकोनट का, ठीक। नेक्स्ट है हेम्प। हेम्प मतलब की होती है भांग। तो भांग हमें कहां से मिलती है, स्टेम में से, उस प्लांट की, ठीक है। तो कैनबिस सटाइवा जो प्लांट होता है उससे हमको उसकी स्टेम में से मिलता है हेम्प, ठीक। तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्टेम में कौन प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। तो फ्लोएम से मिल रहा है जो कि स्टेम में प्रेजेंट है, कौन से प्लांट में, कैनबिस सटाइवा, भांग का पेड़ होता है ये। मीजोकार्प हमें कोकोनट से मिला, कोकोनट ड्रूप। ये ड्रूप भी मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी प्लांट की, तब क्या होता है ड्रूप, जहां पर एक सीड हो और वो सीड जो है वो स्टोनी हार्ड हो, उसकी वो जो कवरिंग है, ऐसा अगर फ्रूट दिखता है तो हम उसको बोलते हैं ड्रूप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉटन। तो कॉटन जो है, ये कॉटन बेसिकली जो हमें मिलती है वो क्या है आपको पता है, वो सीड के ऊपर प्रेजेंट सीड के हेयर्स है। क्या है, सीड के हेयर्स, सीड हेयर, ठीक। तो सीड हेयर से हमको मिलता है कॉटन। तो फिर हमें जूट कहां से मिलता है, जूट भी हमें फ्लोएम से ही मिलता है, वो फ्लोएम के ही सेल्स हैं, या फिर जिसको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। कई बुक्स इसको बास्ट फाइबर बोलती हैं, दोनों सही है, फ्लोएम को ही बास्ट फाइबर बोला गया है, ठीक है। तो इन जगह से हमको वो वाले अपने ऑब्टेन होते हैं प्रोडक्ट्स। कॉयर यानी कि वो जो रस्सी होती है जूट वाली, है ना, वो हमें कहां से मिलती है, जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसके हस्क से, वो ब्राउन पोर्शन, जटा जो होती है नारियल की, उससे। हेम्प जो है वो हमको फ्लोएम के पोर्शन से मिलता है, स्टेम का फ्लोएम, कौन से प्लांट का, कैनबिस सटाइवा के। तो हेम्प जो है वो भांग है। कॉटन आप सबको पता है, कॉटन, लेकिन अगर ये सीड है तो सीड के जो हेयर्स होते हैं ना, उससे हमको कॉटन मिलती है, ठीक है। उसके बाद जूट जो है वो फ्लोएम है, वापस से किसका, बास्ट फाइबर का, ठीक। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख लो आंसर, कॉयर जो है मीजोकार्प ऑफ कोकोनट फ्रूट, हेम्प इज द फ्लोएम और बास्ट फाइबर, हेम्प यानी कि मैंने आपको बताया भांग। कॉटन जो है वो एपिडर्मल हेयर है, हेयर ऑफ सीड है, मैंने बोला था ना सीड के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके हेयर। जूट जो है वो फ्लोएम या फिर बास्ट फाइबर है। That's it. That is all about the answer to this question. अच्छा, इस क्वेश्चन की एक और खास बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है या वाइवा में पूछा जा सकता है, तो ये हमको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, ये कुछ अलग बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Question number 4 says, what are the characteristic difference found in the vascular tissue of gymnosperms and angiosperms? Gymnosperms और angiosperms के vessels में क्या difference होता है vascular tissue में? तो vascular tissue तो हमें मालूम है, एक होता है xylem, एक होता है phloem. Xylem कैरी करवाता है water प्लस मिनरल, फ्लोएम कैरी करवाता है फूड. डिफरेंस हमें बताना है किसको लेकर? जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में हमने पढ़ा था कि ये जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक से ज्यादा टाइप के सेल्स इन्वॉल्व है, परमानेंट यानी कि डिवाइड नहीं करने वाला. तो जाइलम के पास अलग अलग टाइप के सेल्स इन्वॉल्व थे, उसमें से एक सेल था वेसल. तो वो जो वेसल होता है, वो जो वेसल होता है, इट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स और प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में. तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया जाइलम को लेकर. एक बार इस पॉइंट को देख लीजिए. जाइलम फंक्शंस एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल. वाटर और मिनरल ले जाता है कहां से? सॉइल से, रूट से. फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स. रूट से स्टेम में आएगा, स्टेम से अलग अलग लीव्स में जाएगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. और प्लांट के पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट. 4 अलग अलग टाइप के सेल्स. यानी क्या क्या है? नेमली ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा. अब ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है, ठीक है, ये यहां पर जाइलम पेरेन्काइमा. जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो कैसा होता है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लैक करता है वेसल्स इन देयर जाइलम. जाइलम के पास जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते और इसी रीजन से वो क्या बनाता है? सॉफ्टवुड बनाता है ना. तो एंजियोस्पर्म्स में ये प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है. ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया. ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? ये पहला डिफरेंस है. अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे हमारे वेसल्स का हो गया. अब हम बात करेंगे हमारे फ्लोएम की. ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल. ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो कराता है. लीव्स अलग अलग जगह प्रेजेंट है, सबसे फूड ले जाता है और हर पार्ट को दे देता है. स्टेम को भी देगा, रूट को भी देगा, टू एवरी सेल प्रेजेंट इन द प्लांट. Now, phloem in angiosperm is composed of sieve tube element, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. अगर हम angiosperm की बात करें तो ये तो हम पढ़ के आए कि इसके पास कौन से सेल्स हैं? कंपेनियन सेल है, sieve tube है, phloem parenchyma है, phloem fiber है. लेकिन एक डिफरेंस इस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम को लेकर के ये है कि जिम्नोस्पर्म्स हैव अल्बिनस सेल्स इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब. सीव ट्यूब की जगह पे यहां पे जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्लोएम में क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब. तो ये दो अलग चीजें होती हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि एंजियोस्पर्म्स का तो हमें याद ही है, वो हमने पढ़ा ही हुआ है. ठीक, तो ये मेजर बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 सेज एपिडर्मल सेल्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन प्लांट. एपिडर्मल सेल्स का कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है प्लांट का. नेम सम ऑफ देम एंड फंक्शन दे परफॉर्म. उनको बताओ कि वो क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं. तो हमने एपिडर्मिस में पढ़ा था कि रूट हेयर हो सकते हैं, स्टेम हेयर यानी कि ट्राइकोम हो सकते हैं और बुलीफॉर्म सेल्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर जो प्रेजेंट है, सपोज ये रूट है, ये टैप रूट सिस्टम का प्राइमरी रूट, इसका सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट के पास छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट है. ये रूट हेयर्स जो हैं ये एपिडर्मिस से ही जुड़े हुए हैं. ठीक है, अगर आप रूट की एपिडर्मिस देखोगे तो ये रूट की एपिडर्मिस में अपेंडेज यही हैं छोटे छोटे. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? रूट में वाटर का अब्जॉर्प्शन और मिनरल का अब्जॉर्प्शन मोर इंक्रीज कर रहे हैं उसको. ठीक है, तो रूट हेयर आर गोइंग टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. अब जब हम स्टेम के ऊपर आते हैं तो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट हेयर वो कैसे दिख रहे हैं वो भी देख लो. जब स्टेम की एपिडर्मिस की हम बात करते हैं तो वो कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है. ठीक है,
तो ये स्टेम की एपिडर्मिस है। अब इस स्टेम की एपिडर्मिस में भी कभी कभी हेयर्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर स्टेम में क्या करते हैं, और स्टेम में अगर ये हेयर प्रेजेंट है तो ये कहलाता है ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होते हैं ये कुछ सेक्रीशन करते हैं, और वो सेक्रीशन इनको ग्रेजिंग ऑफ एनिमल से बचाता है। एज वेल एज इसके अलावा और क्या करते हैं ये सेक्रीशन के अलावा, दे प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम स्टेम। भाई लीफ जो थी वो तो कर्ल हो गई तो वाटर लॉस प्रिवेंट हो गया, या उस पे क्यूटिकल प्रेजेंट है वाटर लॉस प्रिवेंट हो गया, लेकिन स्टेम बेचारी कैसे वाटर लॉस प्रिवेंट करेगी, वो भी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है। तो उसके पास ट्राइकोम्स है, तो ये ढक के रखेंगे उस पोर्शन को और यहाँ पर वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। ट्राइकोम समझ गए। इसके बाद हम आते हैं बुलीफॉर्म सेल्स की तरफ, ठीक है। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या कैसे होते हैं, ये जो हमारे एपिडर्मल सेल्स थे, ये एपिडर्मल सेल्स जो है ये मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई होकर ये लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बन जाते हैं। और ये क्या कराते हैं, ये कराते हैं कर्लिंग ऑफ लीव्स को कर्ल करा देते हैं। लीफ के ऊपर यहाँ एपिडर्मिस पे ये सेल्स जो है ये प्रेजेंट है, कैसे हैं, साइज में बड़े हैं, लार्ज हैं, एम्प्टी हैं। तो अगर ये सेल्स एम्प्टी थे, मान लो यहाँ पर अगर मैं बुलीफॉर्म सेल बनाऊं, है ना, अगर ये बुलीफॉर्म सेल मैंने बना दिया तो ये एम्प्टी था, तो इसके अंदर वाटर रहने लगा, ठीक है। वाटर जैसे ही स्टेम ने या दूसरे पार्ट्स ने इससे खींच लिया, तो अभी तो ये ऐसा फ्लैसिड था, तो वाटर प्रेजेंट था, तो खुली हुई थी लीफ। अब पानी चला गया तो क्या होगा, ये लीफ भी कर्ल हो जाएगी, ये लीफ रोल हो जाएगी और सरफेस एरिया इसका कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो अगेन वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, एक्सपोज नहीं रहेगा एनवायरनमेंट में सरफेस, तो वाटर जाएगा नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट द थ्री थिंग्स, रूट हेयर, ट्राइकोम एंड बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ग्रास में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। That's it. Now see the answer. पहले हम देखते हैं रूट हेयर। रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर elongation of epidermal cells and help absorb water and mineral from soil. Soil में से water mineral absorb करने के काम आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। Stem hair या फिर trichomes on the stem epidermal hair are called trichome. अभी मैंने बना के बताया था, वो ट्राइकोम कहलाते हैं। Trichomes in the shoot system are usually multicellular. और डिफरेंस रूट हेयर में और स्टेम हेयर में क्या होता है, स्टेम हेयर यानी ट्राइकोम, कि रूट हेयर यूनिसेल्युलर होता है जबकि ट्राइकोम मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। इसके बाद बात आती है क्या, कि ये जो हमारे ट्राइकोम्स हैं, दे मे बी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। दे मे बी सेक्रीटरी, मैंने बताया था ट्राइकोम कुछ सेक्रीशन भी कर सकता है। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, पानी नहीं जाने देता, ट्रांसपिरेशन रोक देता है। नेक्स्ट है बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो ग्रासेस में पाए जाते हैं। सर्टेन अडैक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। अडैक्सियल यानी डॉर्सल पोर्शन जो होता है, पीछे का पोर्शन जो होता है लीफ का, उसके सेल्स मॉडिफाई कर जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं, लार्ज हैं, एम्प्टी हैं और कलरलेस हैं। क्या करेंगे, दे आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्सॉर्ब्ड वाटर। जब पानी भरा है सेल में तो वो टर्जिड होता है, हाँ सॉरी मैंने वहां फ्लैसिड बोल दिया था, वो टर्जिड होता है, ठीक है। तो लीफ जो है वो एक्सपोज रहती है। जब पानी चला जाता है, व्हेन दे आर फ्लैसिड, फ्लैसिड यानी कि श्रिंक हो गया, जब पानी चला जाता है तो ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड। लीफ जो है वो इनवर्ड कर्ल हो जाएगी, मिनिमाइज द वाटर लॉस, सरफेस एरिया कम हो गया, वाटर लॉस कम हो गया। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जहां पर हमने तीन एपिडर्मल एक्सटेंशंस या एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करी, पहला रूट हेयर, फिर स्टेम हेयर और फिर बुलीफॉर्म सेल्स यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज लॉन ग्रासेस साइनोडोन dicotyledon needs to be mowed frequently to prevent its overgrowth. Which tissue is responsible for rapid growth? जो ग्रासेस होती हैं लॉन में जो लगाई जाती हैं वो जल्दी ग्रो हो जाती हैं अगर उनको ट्रिम कर दिया जाए उसके बाद भी, एज वेल एज अगर उनको कोई खाने के लिए एनिमल आ जाए, गोट हो, काऊ हो, कोई अगर ग्रासेस को अगर वो खा जाते हैं तो भी ग्रासेस जल्दी ग्रो कर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, किस टिश्यू की वजह से होता है? तो ऐसा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से।
इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से, क्योंकि ग्रासेस जो होती हैं वो इस तरीके से उनके नोड्स के पोर्शन से ग्रासेस ग्रो होती हैं, ठीक है, और उनके रूट्स इस तरफ रहते हैं। जैसे ही ऊपर वाला मान लो कि यहाँ की ग्रास किसी एनिमल ने खा ली तो क्या होगा, यहाँ पर तो मैच्योर टिश्यू है नोड वाला, ये वापस से ग्रो करा देगा। तो बेसिकली ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेसिव ओवर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस के लिए, भले ही ग्रासेस को ग्रेजिंग के थ्रू कट किया गया हो, यानी कि किसी एनिमल ने खाया हो या फिर आपने उसे ट्रिम किया हो। सो सी द आंसर, intercalary meristem, the meristem which occurs between mature tissue known as intercalary meristem. They occur in the grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores. Grazing मतलब कि वो जो चराने के लिए गाय बकरियां जाती हैं, वो जो चराना उनको होता है ना, वो होता है ग्रेजिंग। और हर्बीवोर क्यों? क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्रास ग्रो हो जाती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को वाटर की जरूरत है, बट व्हेन वाटर्ड एक्सेसिवली प्लांट्स डाई। डिस्कस। प्लांट को वाटर तो चाहिए ग्रो होने के लिए, लेकिन अगर आप ज्यादा पानी दे दोगे तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक्सेसिव फोटोसिंथेसिस हो जाए। ये आपने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल पढ़ा था, बट वाटर नहीं पढ़ा था। वाटर के लिए लिखा हुआ था, वाटर के लिए एनसीईआरटी ने 10th क्लास में बोला था कि वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, कम या ज्यादा होना जरूरी नहीं होता। तो अगर आप एक्सेसिवली पानी दे दोगे किसी पौधे को, किसी प्लांट को, तो वो मर जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉइल में जो रूट्स होते हैं वो, अगर ये सॉइल है, सॉइल में ये रूट्स हैं, तो रूट्स जो हैं वो सॉइल से क्या ले रहे हैं? यहाँ से वो वाटर भी ले रहे हैं, मिनरल भी ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी तो ले रहे हैं, गैसेस भी तो ले रहे हैं। और यही रीजन था कि जब हम एक सीड को, एक बीज को जमीन में लगाते हैं, जब सीड को सो करते हैं तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का स्टेप किया जाता है, यानी कि मिट्टी को तैयार किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि मिट्टी में, सॉइल में एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाएं। एयर स्पेसेस क्रिएट होने से क्या होगा कि वहां से ब्रीथ भी कर सकता है ना, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकता है। अब वहां पे पूरा पानी भर गया, पानी भर गया, अब उसमें सॉल्ट भी आया होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो पानी है, जो सॉल्ट है, ये हमारे रूट को, रूट हेयर को ब्लॉक कर देता है, उनका रास्ता बंद कर देता है। तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मर जाता है। वाटर लॉगिंग हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है पानी उस जगह पे। नाउ सी, irrigation without proper drainage of water leads to water logging in the soil. अगर इरिगेशन बार बार पानी देते गए और पानी को रिमूव नहीं किया तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा पानी सॉइल में। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप, वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। क्रॉप को अफेक्ट तो करता ही करता है, सॉल्ट को भी ले आता है सॉइल में, ठीक। द सॉल्ट देन इज डिपॉजिटेड इन द थिन क्रस्ट ऑफ द लैंड सरफेस और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट। मैंने बोला रूट में, रूट हेयर में ये सॉल्ट और वाटर कलेक्ट होने लग जाता है। दिस इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इज इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ये इनिमिकल मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। तो ये जो पानी और जो सॉल्ट इकट्ठा हो गया है आउटग्रोथ्स में, वो हार्मफुल होता है प्लांट के या क्रॉप के लिए एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स में डाई। और इसकी वजह से प्लांट जो है वो मर जाता है। ओनली बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग रूट हेयर्स में भी पानी और सॉल्ट जमा हो जाता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, नाइट्रोजन भी नहीं मिल रही, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल रही, अब प्लांट मर जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ट्रंक ऑफ ट्रीज शोज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स व्हिच आर नोन एज ग्रोथ रिंग। ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अगर ये स्टेम थी, अगर ये स्टेम थी, ट्रांसवर्सली बीच में से कट किया, इस पोर्शन को देखा, अगर ये स्टेम है, स्टेम को अगर मैं यहां से कट लगाऊं तो मुझे ये ऐसा पोर्शन दिखेगा ना सामने से देखने पे, तो उसमें मुझे कुछ रिंग्स दिखती हैं। आई सी अ पैटर्न ऑफ रिंग्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? विच आर नोन एज ग्रोथ रिंग, उनको बोला ग्रोथ रिंग है। हाउ आर दीज रिंग्स फॉर्म्ड? ये रिंग बनी कैसे एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिंग्स? What is the significance? क्या यूज है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो वैस्कुलर कैम्बियम कराता है, उसकी वजह से उस सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? गर्मी के समय में, स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनता है, मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और विंटर सीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है?
स्प्रिंग सीजन में पानी की ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, ऑब्वियसली गर्मी के समय में ज्यादा पानी की जरूरत थी क्योंकि ज्यादा वाटर लॉस होने वाला था, तो वहां पर ज्यादा जाइलम बन गया, एक्टिविटी ज्यादा हो गई। ठंड के समय में कम पानी की जरूरत थी, एक्टिविटी कम हो गई, और ल्यूमन जो था वो गर्मी के समय में बड़ा था ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जाए, ठंड के समय में छोटा था, यानी कि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी, इसलिए ल्यूमन छोटा था। और इन दोनों समय बनने वाला जो वुड है वो अलग अलग दिखता है ना, एक डार्क दिखता है, एक लाइट दिखता है, और ये जो डार्क और लाइट दिखने वाला वुड ये अलग अलग सीजन में जो बना है इसी को हम एनुअल रिंग बोलते हैं। और एक साल में 2 सीजन बेसिकली देखने को मिलते हैं जब रिंग बनती है, एक गर्मी का सीजन, एक ठंड का सीजन। पहले गर्मी का सीजन आता है, फिर ठंड का सीजन आता है, तो उनके कलर को देख के हम एज बता सकते हैं कि ये कितने साल का। अगर मान लो 6 सेट हैं रिंग्स के, 2-2 में, है ना, तो कितने साल का हुआ? 6 साल का। अगर 10 सेट्स हैं, 2-2 के 10 सेट्स हैं, तो 10 साल का प्लांट हुआ। तो ये ड्रोनोक्रोनोलॉजी होती है, एज डिटरमाइनिंग ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द रिंग्स। और ये रिंग्स कैसे बनी? डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। सेकेंडरी ग्रोथ ने बनाई। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करा रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बनाता है? इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट कैम्बियम विच वाज इंट्राफेसिकुलर, फिर 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट कैम्बियम इंटरफेसिकुलर, उसने ज्वाइन किया, अंदर ढेर सारा सेकेंडरी जाइलम, बाहर ढेर सारा सेकेंडरी फ्लोएम बनाता गया और रिंग्स बनती चली गई अलग अलग सीजन्स में। दैट्स इट। समझ में आ गया? आंसर देखिए। Activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factor। जो रिंग्स बनती हैं, एक्टिविटी जो होती है केम्बियम की, वो डिपेंड करती फिजियोलॉजिकल यानी कि बाहर का जो एनवायरनमेंट हमको मिल रहा है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। In temperate regions, climatic conditions are not uniform throughout the year। टेम्परेट रीजन में हर समय एक जैसा मौसम नहीं रहता, मौसम बदलता रहता है। इन दी स्प्रिंग सीजन, गर्मी के सीजन में क्या होता है? केम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। बहुत सारा जाइलम बनाता है। मैंने बताया गर्मी में बहुत सारा जाइलम बन रहा है। हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज, बड़ा बड़ा ल्यूमन है, ज्यादा पानी की जरूरत थी। द वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। इस समय जो वुड बनता है उसको स्प्रिंग सीजन में बना तो स्प्रिंग वुड, या फिर पहले बना है साल में तो पहला वुड अर्ली वुड हो गया। और विंटर में जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जाइलम कम बनेगा, जाइलम का नैरो होगा ल्यूमन, यानी कि उसमें जो पानी जाने की जगह है वो भी कम है, और कैसा कहलाएगा? लेट वुड कहलाएगा। ठीक। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, विंटर में कैम्बियम कम काम कर रहा है, एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स। कम जाइलम बना, पतले पतले वेसल्स हैं, एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड या फिर लेट वुड। इस वुड को क्या बोलते हैं? ऑटम सीजन का है, विंटर सीजन का है तो ऑटम वुड बोलते हैं, या फिर साल में बाद में बना था इसीलिए लेट वुड बोलते हैं। ठीक। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी। गर्मी में बनने वाला जो वुड है वो लाइट कलर का होता है, वो जो बहुत सारा जाइलम, बहुत सारा बड़ा बड़ा ल्यूमन है उसका कलर लाइट दिखता है और डेंसिटी कम होती है, जबकि ऑटम वुड जो है वो दिखने में डार्क होता है और हायर डेंसिटी का होता है। 2 kinds of wood that appear at alternate concentric ring, एक बार लाइट एक बार डार्क। ये तो अगर मैं बोलूं कि ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है ना, ये लाइट है और फिर ये वाला डार्क है, तो ये दिख रहे हैं ना अलग अलग रिंग्स बन रही हैं। तो ये जो अलग अलग रिंग्स बनती हैं यही रिंग्स क्या कहलाती हैं? कॉन्स्टिट्यूट एनुअल रिंग। एक साल में 2 रिंग बनी तो एनुअल रिंग हो गया। एनुअल रिंग सीन इन अ कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री। अब जितनी रिंग है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे एज ऑफ द ट्री। ये कहलाती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब ही है एज डिटरमाइनिंग। स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ाई करते हैं किसी चीज की तो उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ट्रंक ऑफ सम एज ट्री स्पीशीज अपीयर टू बी कंपोज्ड ऑफ सेवरल फ्यूज ट्रंक, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी एक्सप्लेन। कभी कभी क्वेश्चन कह रहा है कभी कभी कुछ प्लांट्स में जो उसकी ट्रंक है वो फ्यूज्ड दिखती है, ऐसा लगता है कि एक जगह से 4-5 ट्रंक निकली हुई है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर है या एनाटॉमिकल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो बेसिकली ये एनाटॉमिकल फैक्टर है। एनाटॉमिकल फैक्टर क्यों है? क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा हो गई। अगर आपको किसी प्लांट की, किसी ट्री की जो
ट्रंक हैं वो फ्यूज्ड दिखती हैं, तो ये हुआ है एनाटॉमी की वजह से। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। इस एनाटॉमी में हुआ क्या था, इस एनाटॉमी में ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रंक फ्यूज हो गई, सेकेंडरी ग्रोथ जो थी वो अब नॉर्मल हो गई, मतलब सेल्स बिल्कुल पागल हो गए, अजीब अजीब सी ग्रोथ करा रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ करा रहे हैं, तो अलग अलग जगह से वो ट्रंक बनती जा रही है, फ्यूज दिख रही है आपको। बात समझ में आ गई? बस इतना सही कंसेप्ट है, छोटा सा। Trunk of some aged tree species appear to be composed of several fused trunk. कुछ species plant trees की ऐसी होती हैं जहाँ पे trunk जो है वो fused लगती है. It is anatomical abnormality. It is anatomical abnormality. Secondary abnormal growth due to abnormal secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ किसने कराई थी? कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग ने क्या किया, अंदर बहुत सारा जाइलम, बाहर बहुत सारा फ्लोएम बनवाया, बनाते ही चला गया, बनाते ही चला गया। भाई कहाँ फैलती जा रही है वो स्टेम जो है, वो ट्रंक जो है वो फैलती जा रही है, आड़ी टेढ़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, कहीं छोटी हो रही है, कहीं ज्यादा सेल बनने लगे, कहीं कम सेल बनने लगे। तो ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ को अबनॉर्मल होने की वजह से फ्यूज्ड ट्रंक दिखती है, जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। फिजियोलॉजिकल होती तो बाहर से ही कुछ हो रहा होता है, ये तो अंदर से सेल्स ने करा दिया, इसलिए एनाटॉमिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंटिसेल एंड स्टोमेटा? लेंटिसेल और स्टोमेटा में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको बताया था कि पेरिडर्म बनती है। अच्छा, आई एक्सप्लेन दिस ऐसे, आई यूज दिस, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई टोल्ड यू कि जो पेरिडर्म होती है ना, पेरिडर्म जो होती है, पेरिडर्म वो बनती है तीन चीजों की, एक है फेलम, दूसरा है फेलोजेन और तीसरा है फेलोडर्म। ठीक, लेकिन ये पेरिडर्म कब बनती है? व्हेन वाज दिस पेरिडर्म फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड व्हेन द एपिडर्मिस स्ट्रेच एंड ब्रेक्स। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस जो ऐसी दिख रही थी ये ब्रेक हो गई, यहां से खुल गई, है ना। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, हमें वापस से इसे ऐसे शेप में लाना पड़ेगा, नहीं तो ये खुली जगह में से कोई भी इंफेक्शन अंदर जा सकता है। और ये करने के लिए हमने पेरिडर्म बनाई। तो पेरिडर्म कैसे बनी थी? पेरिडर्म के लिए ये बीच में कुछ फेलोजन के सेल्स थे विच वर सेवरल लेयर थिक, इसको मैंने बोला फेलोजन। फेलोजन को हम और क्या बोलते हैं? फेलोजन को हम बोलते हैं कॉर्क केम्बियम। ठीक है, तो ये कॉर्क केम्बियम ने क्या किया? कुछ सेल्स ऊपर बनवाए, कुछ सेल्स नीचे बनवाए। ऊपर जो सेल्स थे वो डेड थे, ठीक है, जो कहलाते थे फेलम या फिर कॉर्क। ठीक, नीचे जो सेल्स बनवाए वो सेल्स परमानेंट थे, ठीक है, और वो क्या कहलाते थे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म, ये होता था। तो अब यहां क्या होता था? ऊपर वाले सेल्स जो है वो कैसे होते थे? डेड। तो डेड सेल होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो सकता था। अब अगर मैंने इस वॉल को यहां पर पेरिडर्म, यहां पर पेरिडर्म, यहां पर पेरिडर्म, यहां पर पेरिडर्म, जहां जहां से खुली थी पेरिडर्म डाल दिया, तो ये हर जगह से क्लोज्ड हो गई। अब इसके पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इसको जरूरत थी दोबारा से ब्रीथ करने की। तो इसने ब्रीथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपने डेड सेल्स हटाने पड़ेंगे। तो डेड सेल्स हटाने के लिए जो हमारी फेलोजेन थी, उस फेलोजन ने क्या किया? ये फेलोजन थी ना, तो ये फेलोजन पहले क्या कर रही थी? पहले फेलोजन फेलम बना रही थी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रही थी, लेकिन फेलम बनाने से तो कवर हो जाता है, डेड सेल आ जाता है। तो इसने क्या किया? ऊपर की तरफ इसने पेरेन्काइमा के सेल्स बना दिए। ऊपर की तरफ इसने जो सेल्स बनाए, या फिर आई यूज सम डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी इट। इसने दूसरे सेल्स बनाए, ठीक है, और ये दूसरे सेल्स क्या कहलाए? ये दूसरे सेल्स थे पेरेन्काइमा के सेल्स, पेरेन्काइमा के सेल्स, ठीक है। तो अब ये जो टूटी हुई एपिथेलियम थी वो ऐसी थी,
है ना। अंदर फेलोजन जो है वो बाहर पेरेन्काइमा के सेल्स बना रही है, अंदर वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही बना रही है, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही बना दे रही है, लेकिन बाहर तो पेरेन्काइमा के सेल्स बने। बाहर पेरेन्काइमा के सेल्स बनने से क्या होगा, क्या होगा, ये एक लेंस शेप की ओपनिंग बना देगा, लेंस शेप की ओपनिंग बना देगा जो कहलाते हैं लेंटिसेल। और ये ओपनिंग हमने ऐसी पेरेन्काइमा की क्यों बनाई, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या फिर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये होता है लेंटिसेल। और जो स्टोमेटा है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो स्टोमेटा है वो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं उन्हीं के बीच में गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और वो एपिडर्मल सेल्स से घिरे हुए हैं और यहां से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा रहे हैं। तो ये जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बना है ना लेंटिसेल, लेकिन ये एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट है। तो दोनों एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रहे हैं, फिर भी दोनों में डिफरेंस है, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, ये गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स का बना हुआ स्टोमेटल अपर्चर है। क्लियर? नाउ सी, look here, look at the answer. At certain regions the phellogen cuts off closely arranged parenchymatous cells. कहीं कहीं ये जो phellogen है ये parenchymatous cells बना देती है which are closely arranged on the outer side instead of cork cell. cork cell बनाने की बजाय उसने parenchymatous cells बना दिए। parenchymatous cells soon rupture the epidermis जो है उसको rupture करके forms a lens shaped opening, lens shape की opening बना देते हैं which is called as lenticel. लेंटिसेल परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने बताया वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू। बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज, सबसे ज्यादा वुडी प्लांट्स में होता है। लेंटिसेल रिमेन ओपन परमानेंटली, और हमेशा ओपन रहते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिर मैम जब इन्फेक्शन आने वाला होगा और क्लोज करने की जरूरत होगी तो क्या होगा, वहां पर वो जो फेलोजन थी वो पेरेन्काइमेटस सेल ना बना के फिर कॉर्क सेल्स बनाने लगेगी अगर क्लोज करने की जरूरत होगी तो, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस में स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। अडैक्सियल यानी डोर्सल और अबैक्सियल यानी वेंट्रल, इन दोनों पोर्शंस पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as guard cells. दो बीन के शेप के सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, which enclose stomatal pore। और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये stomatal pore है, this is the pore of stomata, stomatal pore, ठीक है। इन ग्रासेस गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप, लेकिन हम ग्रासेस में जब जाते हैं तो ये गार्ड सेल्स के ना होकर डम्बल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? डम्बल शेप के, ऐसे डम्बल शेप के सेल्स होते हैं, वो भी गार्ड सेल्स हैं। आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल्स टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड। बाहर की वॉल पतली होती है, अंदर की वॉल मोटी होती है। गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स के पास, ठीक। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसे ही इनमें पानी भर जाएगा ये अपना शेप ले लेंगे और बीच की पोर जो है ओपन हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी, पानी खत्म हो गया, श्रिंक हो गए, चिपक गए, तो पोर जो है वो बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन द लेंटिसेल एंड द स्टोमेटा दैट वी हैव सीन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फंक्शन ऑफ, फंक्शन बताओ। सीव ट्यूब क्या काम करता है? सीव ट्यूब कंडक्शन का काम करता है, यानी कि क्या लेके जाएगा? फूड लेके जाएगा, कुछ कंडक्ट करा रहा है, वैस्कुलर बंडल का पार्ट है। इंटरफेसिकुलर केम्बियम, इंट्राफेसिकुलर केम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं तो ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और केम्बियल रिंग बना देते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका कि केम्बियल रिंग फॉर्म करता है। कोलेनकाइमा स्टोरेज का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज बेसिकली पेरेन्काइमा में ये कभी कभी स्टोर करेगा, लेकिन बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि एरेन्काइमा क्या
क्या काम करता है? एरेनकाइमा में एयर ट्रैप्ड रहती है तो बायंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो प्लांट जो पानी में है वो पानी में रह जाए आराम से, तो उसमें एयर स्पेसेस, एयर फिल्ड कैविटीज हैं जिसको कहां प्रेजेंट है? एरेनकाइमा में, तो बायंसी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। सो दीज आर दी फंक्शंस, एक बार चेक कर लीजिए। सीव ट्यूब फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, मैंने बताया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनाएगा जो अंदर सेकेंडरी जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। कोलिनकाइमा इज मैकेनिकल सपोर्ट, कोलिनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बायंसी, बायंसी का मतलब स्टेबिलिटी अंडर वाटर बिकॉज ऑफ एयर कैविटी प्रेजेंट इनसाइड दीज सेल्स, एयर ट्रैप्ड है, ठीक है। अच्छा, एरेनकाइमा का काम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब आपने 8th क्लास में या 6th 7th क्लास में हैबिटाट और अडेप्टेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा फिशेस के अंदर एयर वाला एक एरिया होता है, एयर कैविटी, एयर ब्लैडर होता है जो उनको स्विम करने में मदद करता है ना, लेवल अप रखता है, नहीं तो वही सिंक हो जाती, वो तो चली जाती, मर जाती पानी में डूब के। तो क्या हुआ, ऐसा ही प्लांट में भी प्रेजेंट है ताकि वो प्लांट जो है वो पानी में इजीली रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटल पोर में 2 किडनी के शेप के, बीन के शेप के गार्ड सेल्स हैं। नेम एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। एपिडर्मल सेल्स जो इन गार्ड सेल्स को सराउंड करके रखते हैं उनका नाम बताना है। फटाफट से मुझे कॉमेंट में बता दो क्या नाम होता है, जल्दी से बता दो। आई विल सी कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दिया, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन भी है। क्या नाम होता है गार्ड सेल्स को सराउंड करने वाले सेल्स का? सब्सिडरी सेल्स। क्या नाम होता है? सब्सिडरी सेल्स। अब मैं जब भी क्वेश्चन पूछा करूं तो वीडियो को वहीं पॉज करके मुझे कमेंट में आंसर बताया करो। हाउ डज गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स? जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स से डिफरेंट कैसे होते हैं? यूज अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो पहले तो डायग्राम देख लो। देखो हमने ये ग्रीन कलर के जो बीन शेप के दिख रहे हैं, किडनी शेप के दिख रहे हैं, ये हमारे कौन है? गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में व्हाइट कलर की ओपनिंग दिख रही है वो स्टोमेटल पोर है। ये जो पीच कलर के सेल्स दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के, ये सब्सिडरी सेल्स हैं और इनके बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक। तो ये डायग्राम तो बना लो कि बचपन से बनाते आ रहे हो, 10th में भी बनाया है। और क्या पूछा है? गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स का डिफरेंस, नाम हमने बता दिया सब्सिडरी सेल्स और डायग्राम भी हमने बना दिया। तो गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स जो है वो गार्ड करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एपिडर्मल सेल्स क्या कर रहे हैं? उससे वाटर एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। सी स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। पहले तो ये एपिडर्मिस जो होती है लीफ की उसमें प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक तो वाटर लॉस को देखते हैं, उसको संभालते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। Each stoma is composed of 2 bean shaped cells। हर स्टोमा में बीन शेप का सेल है जो गार्ड सेल होगा, जो एनक्लोज करेगा स्टोमेटल पोर। मैंने बोला था वो स्टोमेटल पोर को पकड़ के रखते हैं, मतलब ओपन और क्लोज जो होता है स्टोमेटल पोर का, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसको संभालते हैं। गार्ड सेल्स possess क्लोरोप्लास्ट which are absent in other epidermal cell। और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो होता है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर एपिडर्मल सेल के पास कोई क्लोरोफिल नहीं हुआ करता। Sometimes few epidermal cells in vicinity of the guard cell become specialized in their shape, size and are known as subsidiary cells। और जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो कभी कभी मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और कहलाते हैं सब्सिडरी सेल, जो मैंने आपको बताया था, ठीक। डायग्राम आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सेज पुट आउट द डिफरेंस इन द एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ पीपल। पीपल का पेड़ सबने देखा है, तो फिकस रिलीजियोसा जिसको बोलते हैं उसमें, और मेज यानी कि भुट्टे की जो लीफ होती हैं, जी मेज। ड्रॉ दी डायग्राम एंड लेबल दी डिफरेंस। उन दोनों लीव्स में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये जो लीफ होती है पीपल की, जिसको हम बोटानिकली बोलते हैं फिकस रिलीजियोसा, ये एक डाइकॉट है, और डाइकॉट में लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा, लेकिन मेज जो है वो मोनोकॉट है, पैरेलल वेनेशन दिखेगा। डाइकॉट और मोनोकॉट में तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, डायग्राम की बात करेंगे, पहले उनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हमसे बोला गया है समझाओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एक तरफ हमने डाइकॉट की लीफ ले ली यानी कि पीपल की, और दूसरी तरफ हमने मेज की लीफ ले ली यानी कि मेज की यानी कि मोनोकॉट की लीफ ले ली।
तो डाइकॉट में लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है, आगे और पीछे का पोर्शन अलग अलग रहता है, जो चीजें नीचे के पोर्शन में प्रेजेंट है वो पीछे के पोर्शन में प्रेजेंट नहीं होगी। हमने पढ़ा था एडैक्सियल और अबैक्सियल एंड होता है, एडैक्सियल डॉर्सल, अबैक्सियल वेंट्रल पोर्शन। लेकिन जो मोनोकॉट की लीफ होती है वो आइसोबाइलेटरल होती है, यानी जो स्ट्रक्चर्स उसकी नीचे की लेयर में प्रेजेंट है वही सेम स्ट्रक्चर्स ऊपर की लेयर में प्रेजेंट है, एक जैसा होता है, इसीलिए आइसोबाइलेटरल। नेक्स्ट है स्टोमेटा यूजुअली प्रेजेंट इन लोअर सरफेस। अब मेजर डिफरेंस अपर और लोअर पोर्शन का यही तो होता है कि जो स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है अबैक्सियल एंड पे, लेकिन एडैक्सियल एंड पे पीछे की तरफ कुछ नहीं है लीफ में। लेकिन आइसोबाइलेटरल में अगर नीचे स्टोमेटा है तो ऊपर भी स्टोमेटा रहेगा। सरफेस इक्वली प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस, ठीक है, stomatas are equally present on both surfaces. Stomata are equally present on both surfaces. Stomata have been shaped guard cells. Stomata जो है वो यहाँ पर guard cells के हैं, लेकिन मोनोकॉट में कैसे होंगे? डम्बल शेप। Stomata have dumbbell shaped guard cells, यानी ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ऐसे सेल्स दिखते हैं डम्बल शेप के, और यहां पे गार्ड सेल्स कैसे दिखेंगे? बीन शेप के। अभी अपन देखकर आए ऐसे, ठीक है। उसके बाद मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मीजोफिल लेयर में कुछ पैरेलल सेल्स हैं जो एक साथ पैरेलली अरेंज्ड है, जिसको बोलेंगे पैलिसेड लेयर, और फिर स्पॉन्जी लेयर। यहां पे पूरी की पूरी एक ही लेयर होगी, कोई अलग अलग पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पर क्या होगा? मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, एक जैसे सेल्स होंगे। बुलीफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट। डाइकॉट की लीव्स में बुलीफॉर्म सेल्स नहीं होते। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं, लीफ को कर्ल करा देते हैं। आपने देखा है मेज में भुट्टे की जो लीव्स होती हैं वो ऐसे कर्ल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। बुलीफॉर्म सेल ने उसे कर्ल करा दिया। बुलीफॉर्म सेल एपिडर्मल सेल्स के साथ प्रेजेंट था, एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन है टू रिड्यूस द वाटर लॉस। दिस इज द मेजर डिफरेंस। एक बार डायग्राम देख लीजिए, यहां पर मोनोकॉट लीफ का डायग्राम है ऊपर, नीचे डाइकॉट लीफ का है। बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि इसमें सबसे पहले क्यूटिकल बना दो, अपर एपिडर्मिस बना दो, बंडल शीथ है, जाइलम फ्लोएम अलग से दिख रहे हैं, मीजोफिल टिश्यू दिख रहा है, लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा दिख रहा है। लेकिन डाइकॉट में आपको क्या दिखेगा? देखो पैरेलल अरेंज्ड सेल्स दिख रहे हैं एक जैसे, तो लंबे लंबे पैरेलल अरेंज सेल दिखेंगे। पैलिसेड पेरेन्काइमा बनाना जरूरी है, बाकी सारी चीजें वैसी ही होंगी। बस इसमें जब आप स्टोमेटा बनाओगे तो गार्ड सेल्स वाला बनाओगे, इसमें स्टोमेटा जब बनाओगे तो डम्बल शेप का बनाओगे, ठीक है, ये डिफरेंस है। सो हियर इज द डायग्राम दैट यू विल प्रैक्टिस, दिस इज द डायग्राम दैट यू विल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पाम इज अ मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट येट इट इंक्रीजेस इन girth, व्हाई एंड हाउ। जो पाम ट्री होता है, पाम का जो पेड़ होता है वो एक्चुअली में मोनोकॉट है, लेकिन फिर भी जब मोनोकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो हुई नहीं, और जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई तो फिर गिर्थ कैसे बढ़ गया, डायमीटर कैसे बढ़ गया? तो वहां पर एक अलग बात जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है वो ये है, मार्जिन में लिख के रख लेना, मोनोकॉट में प्लांट में कौन सा वाला? पाम के अंदर होती है सेकेंडरी ग्रोथ उसके ग्राउंड टिश्यू में। हमने 3 टाइप के टिश्यू पढ़े, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेस ये सब ग्रो करेगी, पिथ ग्रो करेगा, वैस्कुलर बंडल ग्रो नहीं करेगा। ये डिफरेंस होता है, इसीलिए पाम जो है वो गिर्थ में और डायमीटर में बढ़ जाता है। आंसर देखो, पाम ट्री इज मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट एंड लाइक ऑल अदर मोनोकॉट स्टेम डू नॉट हैव प्राइमरी कैम्बियम। प्राइमरी कैम्बियम अगर बनता तो फिर हमारे पास वैस्कुलर कैम्बियम बनता। वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम बनाता, वो यहाँ नहीं है, तो वैस्कुलर बंडल नहीं है। हाउएवर विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ट्री ग्रोज इन डायमीटर, ट्री डायमीटर में, सर्कमफेरेंस में बढ़ता है, दो स्लोली एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू। मैंने आपसे बोला था वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल में इसमें कुछ नहीं होता, वहां पे वैस्कुलर टिश्यू ग्रो हो रहा था, यहाँ ग्राउंड टिश्यू ग्रो होता है, एक्सेप्शन है ये। सेकेंडरी कैम्बियम मे बी फॉर्म्ड इन दी हाइपोडर्मल रीजन। हाइपोडर्मल रीजन मतलब एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। मैंने बोला था ना कॉर्टेक्स वाले रीजन से ग्रोथ होगी, तो वहां से ग्रो होने लगता है स्टेम में। लेटर फॉर्म्स दी कंजक्टिव टिश्यू एंड पैचेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। कंजक्टिव टिश्यू कौन सा होता था? वैस्कुलर ग्रो नहीं करेगा, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो ये वाला एरिया होता था, इसको बोलते थे कंजक्टिव टिश्यू रखने वाला एरिया, जो पेरेन्काइमा वाले सेल्स का बना हुआ है। तो इस एरिया में ग्रोथ देखी जा सकती है। एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल। और फिर जब ये सेल्स बीच के कंजंक्टिव सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रो होने लगेंगे, तब जरूर वैस्कुलर बंडल लेटर ऑन फॉर्म हो सकता है और डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द एक्सेप्शन इन द मोनोकॉट ऑफ पाम। क्लियर?
ऑल राइट, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहां पर हमने अपने इस चैप्टर के पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूं समझ में आ गया होगा। मात्र दो डायग्राम्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, इस क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में सिर्फ 2 डायग्राम्स हमने पढ़े हैं जिसको हमें प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज इस चैप्टर के डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर इसी चैप्टर के लिए। तब तक के लिए आपको कोई परेशानी ना आए तो मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया है, ये जो आपके सारे वीडियोस हैं इनको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज अरेंज कराया है 2 और जगह। एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com और दूसरा प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप जिसका नाम फिर है क्या, मैग्नेट ब्रेन्स। आपको क्या करना है, आप टाइप करिए www.magnetbrains.com तो आप ऑफिशियल पेज पर चले जाओगे। ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां लिखा रहता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो आपको जो भी कोर्स पढ़ना है वहां आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हिंदी मीडियम को भी बता सकते हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो जैसे हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं वहां पे जाओ, उसको क्लिक करोगे तो बहुत सारी क्लासेस का ओपन हो जाएगा, एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ओपन हो जाएगा। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बायो पढ़ना था तो हमने ये सारे टीचर्स का देख लिया, ये सब्जेक्ट है, बायोलॉजी देख लिया, बायोलॉजी वाले में मेरी पिक्चर भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जहां इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th क्लास की क्या क्या इंक्लूड करती है आपके लिए। क्विक रिवीजन करती है, हर टाइप के क्वेश्चन आंसर्स करती है। तो यहाँ वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा है, यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस एकदम सीक्वेंस में हर चीज मिलेगी, कुछ भी नहीं छूटा, ना हमने मल्टीपल चॉइस छोड़ा है, ना वेरी शॉर्ट छोड़ा है, ना शॉर्ट छोड़ा है, ना लॉन्ग छोड़ा है, सारे तो क्वेश्चन किए हैं, सारे कंसेप्ट। उसको जब आप वॉच नाउ क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर पसंद आ गया है, समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना सो दैट आई नो। जो क्वेश्चन मैंने सेशन में पूछे हैं उसके आंसर्स मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप हमेशा अपने एजुकेशन फील्ड से अपडेटेड रहे। शेयर करिएगा इसे सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, बिकॉज द मैग्नेट ब्रेन इज द ओनली platform that provides 100% free education from kindergarten to class 12th. Thank you so much.